नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां हुई 2 बसों में तोड़फोड़, कहां पीने के पानी की है समस्या और कहां तालाब की भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने की उठी मांग। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। बीटी अम्बेडकर नगर में तालाब की भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने की मांग पीड़ित ने मुख्यमंत्री से की। मामला मेहरुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत पतौना गांव का है, जहां प्रार्थी गढ़ों का आरोप है कि ग्राम पंचायत की गाटा संख्या 410 राजस्व अभिलेखों में तालाब के खाते में दर्ज और उक्त तालाब के ऊंचे भाग से काम रास्ता भी चलता है, जिसका प्रयोग ग्रामवासी एक लंबे समय से करते आ रहे हैं। गांव के राघवेंद्र पांडे पुत्र स्वर्गीय ज्वाला प्रसाद व अनुपम पांडे पुत्र वीरेंद्र पांडे के द्वारा तालाब पर अवैध कब्जा करके मकान का निर्माण कर लिया गया है और तालाब से होकर जाने वाले रास्ते को भी बंद कर दिया गया है, जिससे ग्रामवासी कई वर्षों से अवैध निर्माण रुकवाने व हटवाने के लिए लगातार शिकायती पत्र स्थानीय तहसील व जिला प्रशासन से करते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता सुधीर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में आयुर्वेद चिकित्सा विभाग के मार्गदर्शन में आयुष डॉक्टर पूर्णिमा के दिशा निर्देशन में जिला चिकित्सालय बालोद द्वारा सियान जतन क्लिनिक की शुरुआत की गई, जहां हर गुरुवार को वृद्धजनों के लिए विशेष ओपीडी का संचालन भी किया जाएगा। राज्य में आयुर्वेद के माध्यम से शारीरिक मानसिक समस्या की चिकित्सा के लिए सियान जतन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। आयुर्वेद विभाग से जिला अस्पताल में संचालित अपने आयुष विंग पर आयुर्वेद के डॉक्टर बुजुर्गों के जांच कर निःशुल्क इलाज करेंगे। सियान जतन चिकित्सक के द्वारा अभी जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसमें 60 साल से ऊपर वाले व्यक्ति वयोवृद्ध जन के इलाज किया जाए। एक प्रकार के मरीज रहे वहाँ, और जैसे जैसे हुआ निःशुल्क परीक्षण किया गया, दवाइयाँ भी उपलब्ध की गई, पंचकर्म भी किया गया, थेरेपी भी होती है, सिकाई भी किया गया। हार्ट का मेरा अभी इलाज चल रहा है, जिसमें ईसीजी वगैरह का प्रावधान भी है। यहाँ ईसीजी भी लिए हैं। यहाँ कुछ नहीं है, सारी दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध होती है और दवाई की क्वालिटी भी अभी अच्छी है। यहाँ पे जो भी आयुष विभाग से संबंधित परियोजनाएं चलती हैं, पंचकर्म, इन सब को देख रेख और मरीजों का उपचार करते हैं। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस था, उसमें छत्तीसगढ़ शासन से हमको आदेश प्राप्त हुआ कि सियान जतन विशेष रूप से हर महीने के प्रथम गुरुवार को करना है, और वो विशेष रूप से इन वृद्धजनों के लिए समर्पित रहेगा। तो इसमें उनके बैठने की, चिकित्सा की निःशुल्क जांच, उपचार, सबकी सुविधा उनको देना है। 103 वृद्धों ने उसका लाभ लिया, और उसमें से 46 वातरोग के मरीज़ थे, 24 मधुमेह के मरीज़ थे, और हाइपरटेंशन, त्वचा विकार, इन सब के भी 10-15 इस तरह से मरीज़ थे, लेकिन 103 कुल मरीजों ने लाभ लिया था उसका। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता खिलावन चंद्राकर की रिपोर्ट। दमोह में हुई 2 बसों में तोड़फोड़। मामला दमोह का है, जहां बसों में तोड़फोड़ की गई। बताया जा रहा है कि बस ऑपरेटरों का आपसी विवाद ने बड़ा रूप लिया, जिसके कारण बस में तोड़फोड़ की गई। जब ये घटना हुई तब बस में सवारी भरी थी। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो यहाँ अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। मामला सामने आया है, क्या है ये बसों में तोड़फोड़ की गई? देखिए, दमोह में 2 बस ऑपरेटरों के मध्य किन्हीं कारणों को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है। ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि दोनों बस ऑपरेटरों के ड्राइवर कंडक्टर जो है आपस में भिड़ गए हैं। सभी तथ्यों पर और सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी निष्कर्ष आएगा, उस पर जो है पूरी तरह से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उसमें जो भी पक्ष या संबंधित लोग दोषी पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कौन सी बसों की दूरी है? एक ऑपरेटर जो है वो देव डोंगरा निवासी कोई पाठक हैं, और एक यहीं शहर के लोकल ऑपरेटर। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता अभिनव की रिपोर्ट। तिलकवाड़ा तहसील के ओडम्बिया ग्राम पंचायत के चंदपुरा गांव में आज़ादी के सालों बाद भी पीने के पानी के लिए गांव के लोगों को भारी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। गांव में बालवाड़ी केंद्र नहीं, पिछले कई वर्षों से गांव के लोगों को सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। ऐसे कई समस्याओं के साथ आदिवासी टाइगर सेना और ग्रामजनों द्वारा तिलकवाड़ा मामलेदार श्री को आवेदन पत्र दिया गया। पानी ने बहुत तकलीफ है, એટલે અમારું ગામ एकदम नर्वस है। અને નદીમાં પાણી है तो 3-4 मीटर
પાણી જવું પડે તો આવતા આવતા તો પગ દુખી જાય કેવી રીતે પાણી લાવે આજની બહુ શું ભરે પાણી જાય બેડા મૂકી નાખી જાય પછી એ બૈરાને શું કરવાનું અમારે બૈરા છોકરા મારા આમ જ ફરે છે બિચારા અને પાણીની બહુ તકલીફ છે આ છોકરોને ભરવાની તકલીફ છે બધા વાતની તકલીફ છે આવાસને પણ તકલીફ અમારા ગામમાં કોઈ છોકરોને આવાસ નથી શું નામ છે તમારું? દિવાળી દિવાળીબેન આખું નામ? અમારા ગામમાં પાણીની બહુ તકલીફ છે હંમેશાથી. કયું ગામ છે? ચાંદપુરા. બોલો. આવાસો બી નથી મળતી, ઝૂંપડા જ છે બધાના, બાલવાડી નથી ગામમાં અને સ્કૂલ બી નથી. 3 કિલોમીટર ચાલીને છોકરાઓ જાય છે અને ડુંગરની વચ્ચે ડુંગરની અંદર ગામ વાઘ દીપડા બધું હોય એટલે છોકરા ભણી શકતા નથી. તિલકવાડા તાલુકાની ઓળંબિયા પંચાયતની અંદર આવેલ ચંદપુરા ગામની અંદર હાલની અંદર જે પાણીની જે વિકટ પરિસ્થિતિ જે ઊભી થઈ છે એના માટે આજે ગામજનો આ સરકાર પાસે પાણીની આશા લઈને આવ્યા છે. આજે મામલતદારશ્રીને આવેદનપત્ર આપીને જે ગામની બહેનો આજે 70 વર્ષની દાદીઓ આજે 2-5 કિલોમીટર આજે દૂર જઈને ખાડીની અંદરથી વેરીની અંદરથી પાણી ત્યાંથી લાવીને આજે પીવા માટે મજબૂર બન્યા છે. શું આ સરકારની અંદર આદિવાસી ગામડાઓની અંદર આજે જે નર્મદા જિલ્લાની અંદર આજે વિશ્વની સૌથી ઊંચું સ્ટેચ્યુ છે જ્યાં નર્મદા ડેમ છે અને આ નર્મદાનું ડેમનું પાણી આજે કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્ર સુધી જાય છે અને આજે એ જ જિલ્લાના લોકો આજે બૂંદ બૂંદ પાણી માટે તરસે છે, આજે પીવાના પાણી માટે વલખા મારે છે. આજે આ ગામોની અંદર આજે શિક્ષણ માટે ગામની અંદર કોઈક સુવિધાઓ નથી. ઇવન ત્યાં સુધી કે ગામની અંદર બાલવાડીની વ્યવસ્થા પણ નથી. નાના બાળકોને આજે 2-5 કિલોમીટર સુધી આજે બાલવાડીમાં જવું પડે છે. ચંદપુરા ગામ એવું છે જે જંગલ વિસ્તારમાં છે, દીપડાઓ આવે છે, ત્યાં ગામની અંદરથી બકરાઓને બધું આજે લઈ જતા હોય તો ગામના બાળકોની સુરક્ષા શું? એટલા માટે ગામનું એક પણ બાળક જે છે એ આજે બાલવાડીમાં જતું નથી. એટલે શિક્ષણથી આ ગામ સંપૂર્ણ વંચિત રહ્યું છે. ગામની અંદર 2-5 વર્ષથી એક પણ આવાસ મંજૂર થતું નથી. તો આ ગામને જે આ કોઈ ગુજરાતનું ગામ છે કે પાકિસ્તાનનું ગામ છે, એટલે ગામ સાથે એ પંચાયત દ્વારા શાસન પ્રશાસન દ્વારા આજે એવો અન્યાય થઈ રહ્યો છે. એટલા માટે આજે આદિવાસી ટાઈગર શેરા દ્વારા અને સમસ્ત આદિવાસી સમાજ દ્વારા આવેદનપત્ર આપીને આજે તિલકવાડા શાસન પ્રશાસનને રજૂઆત કરવામાં આવી છે. અને જો આ ચંદપુરા ગામને તત્કાલ એમની સમસ્યાઓ પર ધ્યાન નહીં આપવામાં આવે તો તમામ અમે આદિવાસી આગેવાનો, તમામ સામાજિક આગેવાનો આ કલેક્ટર કચેરી હોય કે મામલતદાર કચેરીનો અમે ઘેરાવો કરીશું, અહીંયા ભૂખ હડતાલ કરીશું, પરંતુ આ ગામના લોકોને, ગરીબ લોકોને અમે પાણી અપાવીને જ જંપીશું. डॉक्टर प्रफुल्ल वसावा, सामाजिक आगेवान. गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। मामला जिला झांसी की मोट तहसील के थाना पुंछ क्षेत्र के समथर पुंछ संपर्क मार्ग पर स्थित रेलवे क्रॉसिंग के समीप का है, जहां एक 60 वर्षीय सरपटी नाम का व्यक्ति अपने गांव चितगुआ के ट्रैक्टर के द्वारा मोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अपना इलाज कराने जा रहा था. तभी अचानक ट्रैक्टर का बैलेंस बिगड़ गया और वह असंतुलित होकर रोड किनारे खाई में जा गिरा, जिससे मौके पर ही सरपटी की मौत हो गई तथा चालक घायल हो गया. नाम क्या था दादा इनका? अमाउ? हाँ. हमारा रामचंद्र. इनका क्या नाम है? इनका नाम सरपटी. कहाँ जा रहे थे? पूछ इलाज के लिए. अच्छा, अपने गांव चितगुआ से? हाँ, चितगुआ से. अच्छा अच्छा, फिर क्या हो गया यहाँ पे? मैंने नहान गया, पलटी हो गई. कैसे जा रहे थे? ट्रैक्टर पे बैठे थे. झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। आगरा में अब आईएसबीटी पर भीषण गर्मी में सवारियों को बहुत राहत पहुंचाने के लिए मिलेगा शीतल पेयजल. आरओ वाटर कूलर का महापौर नवीन जैन ने फीता काट कर उद्घाटन किया. वाटर कूलर लगने से सवारियों को नहीं खरीदनी पड़ेगी शीतल पेयजल की बोतल. वार्ष्णेय समाज द्वारा आईएसबीटी पर लगवाया गया वाटर कूलर. वहीं महापौर नवीन जैन, एसएम अनुराग यादव, एआरएम फोर्ट जयकरण सिंह और आईएसबीटी इंचार्ज चंद्र हंस ने वाटर कूलर लगने से सवारियों को राहत मिलने की बात कहते हुए संस्था के कार्य की सराहना की. देखिए, बहुत ही अच्छा काम वार्ष्णेय समाज की ओर से हुआ है
और चूँकि भाषा समाज आगरा की बहुत ही महत्वपूर्ण समाज है और हमेशा सामाजिक क्षेत्रों में आगे अग्रणी भूमिका में रही है। गरीबों की सेवा का जब कोई मामला आता है तो भाषा समाज के द्वारा हर संभव मदद की जाती है और कोरोना काल में भी इस समाज के द्वारा बहुत अच्छे कार्य किए गए। आज ISBT पर जो भीषण गर्मी में वाटर कूलर लगाने का काम समाज के द्वारा किया गया है। यहाँ पर लगभग 20,000 लोग प्रतिदिन यात्री जाते हैं और पानी भी गर्म मिलता है, तो ठंडा पानी भी मिलेगा और आरो शुद्ध पानी यहाँ पर है। और मैं इनके किए गए कार्य की बहुत ही प्रशंसा करता हूँ और शहरवासियों से भी द्वारा वाटर कूलर का शुभारंभ किया गया, कितना सवारियों को लाभ मिलेगा? लगभग आगरा में आने वाली लगभग 20 से लेकर 22,000 यात्रियों को जो है ये सुविधा मिलेगी। वाटर कूलर ठंडा है, पानी ठंडा मिलेगा, यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। किसने शुभारंभ किया है? इन्होंने वासना समाज द्वारा इसका परिशीलन किया गया था, परिकल्पना की गई थी और माननीय महापौर साहब श्री नवीन जैन साहब द्वारा उसका उद्घाटन किया गया। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बलिया के स्थानीय थाना क्षेत्र के जनेश्वर मिश्र सेतु पर शनिवार की सुबह भीषण एक्सीडेंट में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 लोग घायल हो गए। तीनों युवक बिहार के बक्सर जिले के निवासी हैं। जनेश्वर मिश्रा सेतु मार्ग जुनारी चौराहा के पास 3 बाइकों की आपस में टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इसकी सूचना किसी ने दोपहर पुलिस को फोन द्वारा दी। सूचना पाकर पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और उन्हें आनन फानन में दोपहर थानाध्यक्ष अतुल कुमार मिश्रा ने वहां मौजूद लोगों की सहायता से जिला अस्पताल पहुंचाया। बलिया से सीनू संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। बुलंदशहर जिला कारागार में बंदियों को अवसाद व तनाव मुक्त रखने तथा उन्हें स्वस्थ मनोरंजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश यशवंत कुमार मिश्रा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनील कुमार व सचिव जिला विधिक सेवा सुमन तिवारी व जेल अधीक्षक मिजाजी लाल द्वारा दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन भारत विकास परिषद सेवार्थ बुलंदशहर के सौजन्य से किया गया। आज कारागार में बंदियों को अवसाद और तनाव से मुक्त रखने और उनके स्वस्थ मनोरंजन के लिए विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से जाने माने कवियों ने हिस्सा लिया और बंदियों को स्वस्थ मनोरंजन के लिए वीर रस, श्रृंगार रस और हास्य रंग आदि की कविताएं सुनाई। कवि सम्मेलन का शुभारंभ माननीय जनपद न्यायाधीश श्री यशवंत कुमार मिश्र, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री सुनील कुमार व सदस्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती सुमन तिवारी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। उक्त समस्त कार्यक्रम का आयोजन भारत विकास परिषद सेवार्थ के सौजन्य से किया गया, जिसके पदाधिकारी गण भी कारागार में उपस्थित रहे। उक्त कार्यक्रम से बंदियों का स्टाफ और बाहर से आए हुए अतिथिगणों ने भरपूर आनंद लिया। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। बुलंदशहर की गुलावटी पुलिस ने अंतर जनपदीय कुख्यात गौकशों बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़। क्रॉस फायरिंग में गौकश बदमाश जमीन के पैर में लगी गोली, घायल अवस्था में किया गया गिरफ्तार। वहीं कब्जे से अवैध असलाह, कारतूस, 1 बाइक, 2 जीवित गौवंश व गौकशी करने के औजार बरामद किए हैं। 4 अन्य गौकश बदमाश कार से सवार होकर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे हैं। बीती रात थाना गुलावटी क्षेत्र में एक पुलिस के पास अब सूचना थी कि गोकशों का एक अच्छा ग्रुप गोकशी करने के इरादे से आएगा। उस अब सूचना पर पुलिस पहले से ही घेराबंदी किए हुए थी। असावर गौशाला के पास बदमाशों के आने पे उनके साथ पुलिस मुठभेड़ हुई है। उस मुठभेड़ में क्रॉस फायरिंग में जमील नाम का अपराधी गोली लगने से घायल हुआ है क्रॉस फायरिंग में, और उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस, अपाचे मोटरसाइकिल, गोकशी के उपकरण, पैकिंग पन्नी, कुल्हाड़ी, छुरी आदि सब बरामद किए गए हैं। उल्लेखनीय यह है कि जो जमील अभियुक्त है, इसके विरुद्ध
आसपास के जनपदों विशेष रूप से गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़ और बुलंदशहर में 17 से अधिक मुकदमे पूर्व से दर्ज रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से गोकशी, गो तस्करी और पुलिस मुठभेड़ आदि के मुकदमे हैं। दिनांक 11 अप्रैल को कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के गिनौरा से एक गौशाला से 4 गायें चोरी की गई थी। इसी के गिरोह और इसके साथियों के द्वारा एक कृत्य किया गया था जिसमें ये वांछित चल रहा था। और असावर गौशाला के पास आम के बाग में जहां मुठभेड़ हुई है, वहां से इसके 4 अन्य साथी जो कार से थे वो भागने में सफल रहे। इसका दूसरा साथी जो मोटरसाइकिल से था वो भी अंधेरे में भागने में सफल रहा है। उन 5 अभियुक्तों के बारे में भी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। उनके डिटेल्स हमारे पास आ गए हैं। निश्चित रूप से ये पुलिस के द्वारा जो किया गया है, इससे गोकशी की घटना को अंकुश लगाने में सफलता प्राप्त होगी। एक और घटना इनके द्वारा की गई थी। ये गौशाला से पशु चोरी का भी काम करते हैं। एक गौशाला के पास कुछ दिन पूर्व ये पशु चोरी के इरादे से आए थे और वहाँ पे काम करने वाले जो चौकीदार थे उनके जग जाने की वजह से ये भागे और भागने के दौरान इनके द्वारा एक गाड़ी जो लाए थे गोवंश की तस्करी के लिए, उसको स्वयं जला दिया गया था और उसके इंजन नंबर, चेसिस नंबर के आधार पर इनकी शिनाख्त हुई थी। तो इस तरह से एक अच्छी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। उच्च विद्यालय मधुबन को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटर का कोड आवंटित करने के साथ 2022-23 के कला, विज्ञान एवं वाणिज्य की पढ़ाई आरंभ हो जाएगी। विद्यालय के मीडिया प्रभारी डॉक्टर राकेश कुमार सिंह ने बताया कि विद्यालय परिसर में सीआरपीएफ कैंप होने के कारण इंटर के कोड के आवंटन में विलम्ब हो रहा था। उन्होंने बताया कि सत्र 2022-23 के लिए कला में 240 सीटों पर, विज्ञान में 160 सीटें तथा वाणिज्य की 80 सीटों पर नामांकन किया जाएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश कुमार सिंह, मीडिया प्रभारी उच्च विद्यालय मधुबन। आज बहुत ही खुशी की बात है, 1952 में स्थापित उच्च विद्यालय मधुबन को आज बहुत ही संघर्ष के बाद इंटर का कोड आवंटित हो गया है। इंटर का कोड है 34,131, जिसमें कला विषय में 240 सीट, विज्ञान विषय में 160 और वाणिज्य विषय में 80 सीट पर स्वीकृति प्रदान किया गया है इंटर काउंसिल के द्वारा। समस्त मधुबन वासियों को इससे फ़ायदा मिलेगा और स्थानीय बच्चे अब इंटर में उच्च विद्यालय मधुबन में नामांकन ले सकते हैं। धन्यवाद। मोतिहारी से सीनू संवाददाता राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।